2004 में शुरू हुई कंपनी ओटीटी प्लेयर्स, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स और एंटरप्राइजेस को सर्विसेज देती है। इनके पोर्टफोलियो में देखें तो स्मार्ट सॉल्यूशंस है, मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन। वाल दिसंबर तिमाही के नतीजों पर फोकस करते हैं तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। मुनाफा 12% बढ़ा है, 82 करोड़ पर आया। वहीं आय भी 16% बढ़ी है, 1000 करोड़ पर। मार्जिन में भी हल्की बढ़त हमें एक्चुअली देखने को मिली है। इनफैक्ट आय के लिहाज से ये अब तक के बेस्ट तिमाही नतीजे भी रहे हैं। नतीजों को कहाँ से मिला सपोर्ट और मोर इम्पॉर्टेंटली आगे कंपनी का क्या है आउटलुक और रोड मैप, ये समझते हैं। कंपनी के एमडी एंड ग्रुप सीईओ राजदीप कुमार गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। पहले तो ये नंबर्स जो बढ़िया दिख रहे हैं, स्पेशली अगर हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बेस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू हमने देखा है अभी तक का इन दिस क्वार्टर। कौन से फैक्टर्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरीके की परफॉर्मेंस के लिए सर? गुड आफ्टरनून स्वाति। आई थिंक हमारे लिए सारे फैक्टर्स, हमारा जो ग्लोबल प्ले है, आई थिंक वो काफ़ी हमें सपोर्ट किया है लास्ट क्वार्टर में, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीका हो। सो कंबाइंड आप देखो, और इंक्लूडिंग इंडिया में भी हमारी जो वॉल्यूम ग्रोथ हुई है और हमने नए कस्टमर को ऑनबोर्ड किया है। पर मेजोरिटी ऑफ ग्रोथ हमारा इंटरनेशनल से भी काफ़ी आया है। अगर आप हमारा रेवेन्यू देखो तो 55% रेवेन्यू जो इंटरनेशनल मार्केट से है और 45% इंडिया मार्केट से है। सो आप कह सकते हो कि हम 22 कंट्री में ऑपरेट करते हैं, जो पूरा सारे मार्केट का कंबाइंड आउटलुक है, और जो ग्रोथ हुआ है सारी मार्केट में हमें दिखा है लास्ट क्वार्टर में, और वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू इस क्वार्टर में भी दिख रहा है। कंटिन्यू दिख रहा है और सारे मार्केट्स ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, उसका असर नंबर्स पर है। ओवरऑल रेवेन्यू आउटलुक क्या है आगे सर, कंसिडरिंग एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोडक्ट, बिजनेस ग्रोथ क्या रहेगी, किस तरीके के हम एक्सपेक्टेशन रखें ऑन द रेवेन्यू साइड सर? तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन, जैसे अगर आप देखो हमारा गाइडेंस लास्ट क्वार्टर में हमने दिया था कि अराउंड 70% हम इस साल ग्रो करेंगे, और हम उस गाइडेंस के साथ इंटैक्ट हैं, और शायद मे बी ओवर अचीव भी कर ले इस साल। बट अगर 2000 के अगेंस्ट हम 70% का ग्रोथ बता रहे हैं, तो अराउंड 3400 करोड़ का हमारा गाइडेंस है इस साल का। और आई थिंक जिस तरह से हमारे डील विंस है, जिस तरह से हमारी करंट पाइपलाइन है कस्टमर की, तो शायद हम उसे ओवर अचीव भी कर सकते हैं। बट गाइडेंस बाई 70% गाइडेंस को हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। और रही बात न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे हमारा अगर आप देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर वो भी ग्रो हो रहा है। अभी हम करंट रन रेट पे हैं, ऑलमोस्ट 200 करोड़ के रन रेट पे है न्यू प्रोडक्ट की रेवेन्यू में। और पूरी की पूरी हमारी टीम जो है कम्प्लीटली इस पर फोकस है कि किस तरह से हम नए प्रोडक्ट को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल करें, किस तरह से क्रॉस सेल अपसेल अपॉर्चुनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करें। हमने मल्टीपल कंपनीज को भी एक्वायर किया है, तो उस सारी के सारी कंपनियों में किस तरह से सिनर्जी बिल्ड किया जाए, ये हमारा मेजर फोकस होगा आने वाले क्वार्टर्स में, और उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे। मार्जिन्स पर सर, यहाँ पर हमने 50 बेसिस पॉइंट पर ग्रोथ बढ़त देखी है। किस तरह से मार्जिन्स मेंटेन करेंगे या बेटर करेंगे यहाँ से? तो ओवरऑल अगर आप स्वाति देखो तो हमारा न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू जो है, वो जो न्यू प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन काफी हाई होता है। जैसे हमारा ईमेल बिजनेस में मार्जिन ऑलमोस्ट 70% है। व्हाट्सएप जैसे प्रोडक्ट पे हमारा 35 to 40% मार्जिन आता है। तो हमारा डेफिनेटली एस्पिरेशन है कि हमारा EBITDA मार्जिन ग्रो हो, और राइट नाउ अगर हमारा 12.5 के आसपास है, उसको किस तरह से 13 से 13.5 की मार्जिन को लेके जाए। पूरी कंपनी सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली मार्जिन ग्रो हम होगा हमारा आने वाले क्वार्टर्स में। मार्जिन भी आगे बढ़ते हुए नजर आए, 13.5% तक का आप एक टारगेट इंटरनल रख रहे हैं। न्यू बिजनेसेस की बात जो आपने की, वहाँ पर अच्छा मार्जिन है, ईमेल, व्हाट्सएप। एक्विजिशन प्लान सर, आई नो आप वो हमेशा रेडार पर रहता है, किस तरीके के एक्विजिशंस FY24 में हम देखेंगे, किस एरियाज़ में रादर जो फोकस एरियाज रहेंगे फॉर एक्विजिशन, फॉर M&A अपॉर्चुनिटीज़? तो स्वाति, आई थिंक 2024 में हमारा फोकस होगा कि हम जितने भी एक्विजिशन को एक्वायर किए, हमने कंपनीज को एक्वायर किया है, उसको किस तरह से इंटीग्रेट करें। बिकॉज एक्विजिशन का एक बड़ा पार्ट होता है इंटीग्रेशन, और आई थिंक एक्विजिशन करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको इंटीग्रेट करना भी एक मेजर चैलेंज होता है। और कंपनी का पूरा फोकस इस आने वाले क्वार्टर्स में इंटीग्रेशन है, और किस तरह से इंटरनल क्रॉस सेल अपसेल को अपॉर्चुनिटी बनाई जाए, और हम उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। और रही बात एक्विजिशन की, तो प्रॉब्लम हम नहीं करेंगे, बट यस, कंपनी का पूरा फोकस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे है, और हम कुछ प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं। और ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक फिनटेक सोल्यूशन होगा, और आने वाले कुछ हफ्तों में हम उसको अनाउंस भी करेंगे। तो एक अलग ही प्रोडक्ट हम बिल्ड कर रहे हैं जो डिजिटल फ्रॉड को मिटिगेट करता है। और इंडिया जैसी कंट्री और इमर्जिंग कंट्रीज में ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दिन में। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है इन हाउस बिल्ड है,
और हमारा कंप्लीट फोकस होगा कि बिल्ड सम प्रोडक्ट विद इन द कंपनी, और इंटीग्रेशन इज अ की फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर अस। ओके, इंटीग्रेशन पर ज़्यादा फोकस होगा। एक्विजिशंस तो हो गए, बट कंसोलिडेट करके उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। सर, कैन यू गिव अस अ जिस्ट जिसमें कस्टमर बेस आपने कैसे बिल्डअप किया अक्रॉस सेगमेंट्स? सो हमारा जो पूरा स्ट्रैटेजी अगर आप देखो स्वाति, तो हर रीजन में हमारे सेल्स ओनर है। जैसे कि अगर हम मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा सेल्स हेड है, वहाँ पे चाहे लैटिन अमेरिका जाओ, तो हमारा लोकल एंटरप्राइज को पहले पेनिट्रेट करना अलॉन्ग विद ग्लोबल एंटरप्राइज। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर है कि आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो वहाँ के जो लोकल एंटरप्राइज कस्टमर है उनकी भी पोटेंशियल बहुत हाई होती है। जैसे इंडिया जैसे मार्केट में अगर बैंकिंग कस्टमर को हम सर्व कर रहे हैं, तो यूएई और सऊदी अरेबिया में भी बैंकिंग कस्टमर हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो चाहे वो अफ्रीका हो। तो उस सारे बेस को हम किस तरह से टारगेट करें और किस तरह से पेनिट्रेट करें। तो आई थिंक लोकल एंटरप्राइजेस हमारे जिस 22 कंट्रीज में जहां हम ऑपरेट करते हैं, हमारा पूरा फोकस है कि उसमें हम लोकल एंटरप्राइज को विन करें। और लास्ट क्वार्टर में भी हमने काफी ऐसे लोकल एंटरप्राइजेस को भी ऑनबोर्ड किया है, और उसका अगर आप ग्रोथ देखो लोकल कंट्रीज से भी, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया या लैटिन अमेरिका, तो लोकल एंटरप्राइजेस भी हमारा बहुत बड़ा फोकस है और हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपने कहा फोकस ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन पे रहेगा, मार्जिन आप बढ़ाने की बात करें 13.5% तक। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अगर मैं बात करती हूँ राजदीप, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज हम देखेंगे इन FY24? स्वाति, अगर प्राइस इंक्रीज, जैसे अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया है, और ग्लोबल मार्केट में ऑपरेटर्स ने भी कुछ प्राइस इंक्रीज किया है, तो आई थिंक हमारा जो पूरा ओवरऑल बिजनेस मॉडल है वो मल्टीपल कंट्रीज पे है। और किसी क्वार्टर में किसी कंट्री में कोई ऑपरेटर प्राइस इंक्रीज करता है, किसी में नहीं करता है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखो तो हम जो हमारा करंट गाइडेंस और नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस होगा बेस्ड ऑन और करंट रन रेट पे होगा। हमें आई थिंक हमारे लिए तो जो भी प्राइस इंक्रीज होता है वो पास थ्रू होता है। अगर किसी ऑपरेटर ने प्राइस इंक्रीज किया तो अपने कस्टमर को पास थ्रू करते हैं, तो उससे हमें कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। बट राइट नाउ कुछ मार्केट जैसे इंडिया जैसे मार्केट में पॉसिबली ऐसा डिस्कशन है कि शायद प्राइस इंक्रीज हो, बट मुझे अभी कोई अपडेट है नहीं उसका। बट जैसे मार्केट बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और आपका पाकिस्तान है, या यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे कुछ कंट्रीज में प्राइस इंक्रीज हुआ है, और उसका बेनिफिट हमें आने वाले क्वार्टर में जरूर दिखेगा। ओके, डेफिनेटली वो बेनिफिट दिखेगा, बिकॉज एनीवे वो पास थ्रू हो जाता है जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन सर, जोग्राफीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एक्सपेंशन के पॉइंट से किस तरीके का फोकस होगा, न्यू प्लेसेस दैट यू विल बी लुकिंग टू एंटर, डाइवर्सिफाई और बेस? 24 में कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स हैं जो आप टैप करेंगे? डेफिनेटली यस, लैटम हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, स्पेशली स्पेनिश स्पीकिंग बेल्ट जो है। हमने कोलंबिया से जो कंपनी एक्वायर की थी मेसेबियन, वो कंपनी काफ़ी लार्जेस्ट है कोलंबिया में। अभी रिसेंटली हमने अपना न्यू ऑफिस सेटअप किया है मैक्सिको में और चिली में भी। और हमारा प्लान होगा कि जितनी भी लैटिन स्पीकिंग बेल्ट है वहाँ पे अपनी सेल्स ऑफिस को बिल्ड करना, और कस्टमर सपोर्ट सारा का सारा हमारा कोलंबिया से होगा। तो आई थिंक लैटिन अमेरिका एज अ मार्केट बहुत पोटेंशियल है, अर्ली स्टेज ऑफ डिजिटल अडॉप्शन के पाथ पे है वो, और हमेशा लगता है कि आने वाली दिनों में वहाँ पे डिजिटल अडॉप्शन काफ़ी अच्छा होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अफ्रीका एक हमारा हमेशा से एक बड़ा टारगेट मार्केट रहा है। जैसे कि हमारा नाइजीरिया, घाना, केनिया और युगांडा में हमारा ऑलरेडी सेटअप है, बट रिमेनिंग अदर कंट्रीज साउथ अफ्रीका में हम चाहेंगे कि अपनी आपको स्टैब्लिश करें वहाँ लोकल एंटरप्राइज को सर्व करने के लिए। मिडिल ईस्ट में हमने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया का जो एक हमारा ऑफिस सेटअप कर लिया है, वहाँ पे हमें सिटिक लाइसेंस भी मिल चुका है। तो हमारी कोशिश होगी कि कतार और बहरीन में भी इस साल हम अपने आप को पेनिट्रेट करें। और एशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में ऑलरेडी स्टैब्लिश है, पर मलेशिया एक ऐसा मार्केट होगा जहाँ पे हम चाहते हैं कि अपने आप को स्टैब्लिश करें। क्लाइंट एडिशन के पॉइंट से मैं जानना चाहूँगी, कौन से नए एरियाज़ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे? लाइक बैंक्स ऑफ कोर्स एक एरिया है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, स्पेशली विद न्यू एज व्हाट्सएप यूजेज ऑन बैंकिंग। क्या आपको लगता है वो एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बिजनेस इमर्ज होके आ सकता है? इस वक्त कितना कंट्रीब्यूशन है और वो कितना बढ़ सकता है आगे? जैसे मैंने कहा स्वाति, हमारा भी 200 करोड़ का रन रेट है न्यू प्रोडक्ट पे, और वो हम उसको स्केल कर सकते हैं आपको 1000 करोड़ आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। और उसका पोटेंशियल हमें लगता है कि आप अगर ओमनी चैनल प्रोडक्ट को देखो तो ये अडॉप्शन रेशियो काफी स्लो है अभी एंटरप्राइज कस्टमर में। अभी 30% जो है एंटरप्राइज ने सिर्फ इसको अडॉप्ट किया है, अभी 70% अडॉप्शन रेशियो बाकी है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये अडॉप्शन रेशियो काफी बढ़ेगा, इसलिए हम जहाँ 200 करोड़ का रन रेट पे चल रहे हैं उसको किस तरह से 1000 करोड़ के रन रेट में आप उसको स्केल करें। तो आई थिंक कंपनी का जो इंटरनल टारगेट है कि कंप्लीट फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट,
और अलॉन्ग विथ मैसेजिंग जो हमारा बड़ा पीस ऑफ रेवेन्यू है उसको हम बिल्ड कर ही रहे हैं। सो न्यू प्रोडक्ट में हमें काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है। व्हाट्सएप के अलावा भी आरसीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गूगल ने लॉन्च किया है डिफरेंट मार्केट में, इंडिया में रीलॉन्च कर रहे हैं उसको रिसेंटली। अब आरसीएस अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो उससे भी हमें अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और रही बात ईमेल, एक बड़ा मार्केट हमारे लिए बन सकता है, और आपका वॉइस सर्विसेज है। सो कंबाइंड ऑफ नए प्रोडक्ट में देखो तो कंपनी का पूरा फोकस न्यू प्रोडक्ट और में होगा, और न्यू लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में होगा अलॉन्ग विथ मैसेजिंग। आई थिंक वहाँ पर भी अच्छी ट्रैक्शन है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जैसा आप समझा रहे। 3 से 4 लार्ज ऑपरेटर्स आपने कहा है कि कमिंग फिस्कल में आप रिक्रूट करेंगे। आपने एक बड़ी डील ऑफ कोर्स श्रीलंका के साथ अभी हाल में क्लोज़ की थी, जिसका पोटेंशियल चर्न रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 130 करोड़ हो सकता है। तो मैं जानना चाहूँगी किस तरीके का प्लान ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और कौन से ऑपरेटर्स या कंट्रीज़ में आप बातचीत कर रहे हैं? सो स्वाति, अभी हम करंटली एशिया में 2 या 3 बड़े लार्ज ऑपरेटर के साथ वर्क कर रहे हैं, और राइट नाउ हम आरएफपी प्रोसेस में है। और अगर ये पूरी डील लगभग $200 मिलियन की डील हो सकती है अगर हम इसको विन करते हैं। हमारे चांसेस काफ़ी हाई हैं, बट अभी हम बोल नहीं सकते कि उसकी क्या आउटकम होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट लैटिन अमेरिका में भी हम काफ़ी ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं, और अफ्रीका में कुछ लार्ज ऑपरेटर के साथ हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में और नेक्स्ट ईयर हमारा जो टारगेट है उसमें हमारा ऑपरेटर बिजनेस भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा रेवेन्यू वाइज जो है। ओके, ऑल राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, हमें बताया किस तरीके का बिजनेस पोटेंशियल है, इस बार के नतीजे जो रहे वो क्यों अच्छे रहे, और आगे क्या है आउटलुक कंपनी का, और किस तरीके के प्रोजेक्शंस और टारगेट्स हैं बिज़नेस को लेकर। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए एंड डिटेल में बताने के लिए आगे के बिजनेस प्लान।